अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आज एक और संगे मील अबूर कर लिया है। आज नए पाकिस्तान में एक और तारीख रकम हो गई है। आज तहरीक इंसाफ ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जो 73 साल तारीख में शायद कोई भी अंजाम नहीं दे सका। आज मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा हो गई है। आज हुकूमत ने ईद से कबल एक बार फिर आवाम की जेबों पर छुरी चलाई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए 40 पैसे तक इजाफा किया है, लेकिन शहबाज गिल ने पेट्रोल की कीमत में 5.5 रुपए फी लीटर इजाफा इंतहाई खूबसूरती के साथ कौम के लिए खुशखबरी बनाकर पेश किया है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अवामी मफाद में महज 5 रुपए 40 पैसे ही तो इजाफा हुआ है। लेकिन शहबाज गिल शायद ये भूल गए हैं कि 15 जून को पेट्रोल की कीमत में महज 2 रुपए 13 पैसे, 30 जून को महज 2 रुपए और आज 15 रोज बाद एक बार फिर महज 5 रुपए 40 पैसे इजाफा हुआ है। यानी एक माह के दौरान अब तक महज 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर ही तो इजाफा हुआ है। हुकूमत की नजर में यह इजाफा कौम के लिए खुशखबरी है, मगर ऑपोजिशन की नजर में हुकूमत अवाम की जेब पर छुरी चला रही है और छुरी चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरियम नवाज साहिबा ने आज आजाद कश्मीर में इस हवाले से क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इससे हम सबको तो फर्क पड़ता है, पाकिस्तान के अवाम को तो फर्क पड़ता है, लेकिन इमरान खान को फर्क तेल की कीमत बढ़ने से इसलिए नहीं पड़ता कि इमरान खान तो साइकिल पे ऑफिस जाता है। मरियम नवाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान के उन तारीखी बयानात का हवाला दिया जिनमें वो हुक्मरान वक्त को सादा जिंदगी इख्तियार करने का मशवरा देते रहे। इमरान खान साहब क्या कहते रहे, जिसका हवाला आज मरियम नवाज दे रही हैं, जरा वो भी आपके सामने रखता है। हमें कभी किसी स्कैंडिनेवियन के प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता, साइकिल पे वो जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इमरान खान खुद तो साइकिल पर सवार नहीं हुए, मगर आम आदमी को उन्होंने पैदल चलने पर मजबूर कर दिया है। सवाल तो ये भी है कि वजीर आजम को साइकिल पर सवारी का मशवरा देने वाली ऑपोजिशन भी कोई साइकिल मार्च निकालेगी, क्योंकि 1973 में पेट्रोल की कीमत महज 7 पैसे बढ़ने पर भारतीय ऑपोजिशन ने बैलगाड़ी पर असेंबली इजलास में शिरकत करके एक मिसाल कायम कर रखी। आज अगर अवाम की जेबों पर छुरी चलाई जा रही है, कैंची चल रही है, तो क्या ऑपोजिशन उस पर इतनी मुतहर्रिक हो सकती है जैसे 1973 में भारतीय ऑपोजिशन में 7 पैसे फी लीटर इजाफे पर बाहर निकली? और कैसे निकली, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। ये बैलगाड़ी पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ये 1973 की बात है, बतौर ऑपोजिशन लीडर बैलगाड़ी पर असेंबली तक जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि 7 पैसे फी लीटर, सिर्फ 7 पैसे फी लीटर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज जब इकट्ठे 5 रुपए 40 पैसे बढ़े तो फिर ऑपोजिशन का है। सवाल तो ये भी बनता है, क्या आज ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब फिर मीनारे पाकिस्तान के साए में कोई कैंप लगाएंगे? सवाल तो उनसे भी बनता है। पेट्रोल की कीमतों में हालिया तारीखी इजाफा एक ऐसे दौरे हुकूमत में हुआ है जो माजी की हुकूमतों को पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर तनकीद का निशाना बनाती रही है। गुज़श्ता 36 माह के दौरान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 1.5 दर्जन बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। माजी में दावे किए गए कि पेट्रोल के जरिए हुकूमतें पैसा कमाती है, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौर में आलमी कम होती कीमतों का फायदा भी आवाम को नहीं पहुंचाया गया। इस बार आपके सामने वो शॉट्स रखते हैं, वो स्टेटमेंट्स रखते हैं इमरान खान साहब के, जिसपे वो हुकूमतों को हदफ तनकीद बनाते थे पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर। कैसे वापस करेंगे? आप पे टैक्स लगते हैं, हर चीज महंगी होती है। पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है? 1 लीटर पे 35 रुपया, 35%। डीजल पे कितना? 1 लीटर पे टैक्स लगता है। ये इनको फिक्र नहीं कि गरीब को कुचलते हैं। जब आप अवाम पे टैक्स लगाते हैं, गुर्बत बढ़ जाती है। पेट्रोलियम की मसनूआत पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन, 100% तक टैक्स ले जाया गया। पेट्रोल 51% टैक्स, मट्टी का तेल जो गरीब तरीन पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है 62% टैक्स। अब मुल्क में पेट्रोल और डीजल की माहाना खपत 7 लाख 7.5 लाख मेट्रिक टन है, लेकिन हुकूमत इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के जरिए आवाम से 10 अरब से जायद टैक्स माहाना बुनियादों पर हासिल करती है। पाकिस्तान में रोजाना 5,56,000 बैरल से जायद पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, यानी अगर 1 रुपया फी लीटर इजाफा हो तो ये 8 करोड़ 84 लाख रुपए रोजाना का इजाफा बनता है। इस हुकूमत ने अभी 5 रुपए से जायद का फी लीटर इजाफा किया है, यानी 48 करोड़ 61 लाख रुपए रोजाना आवाम की जेबों से निकलवाए जाएंगे। इस महीने में पेट्रोल की कीमतों में 9 रुपए से जायद का इजाफा हुआ है, तो ये 23 अरब रुपए इजाफी अवामी जेबों से निकलवाए गए हैं। इस वक्त पेट्रोल 47 रुपए 59 पैसे मजमूई तौर पर टैक्स लिया जा रहा है। हाई स्पीड डीजल पर 45 रुपए 95 पैसे फी लीटर टैक्स वसूल किया जा रहा है। आवाम से पेट्रोल पर 21 रुपए 4 पैसे पेट्रोलियम लेवी की मद में, और पेट्रोलियम लेवी के अलावा सेल्स टैक्स की अलग से 16 रुपए 26 पैसे, डीलर मार्जिन की मद में 3 रुपए 70 पैसे,
₹2.81 डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन और ₹3.78 फी लीटर IFEM की मद में लिए जा रहे हैं। जबकि हाई स्पीड डीजल पर ₹22 पेट्रोलियम लीवी के मद में, ₹16 सेल्स टैक्स के और इसी तरह ₹3 डीलर मार्जिन के और ₹2 डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, जबकि ₹1 फी लीटर IFEM वसूल किया जा रहा है। टैक्सों की सूरत में भारी रकम की वसूली, इस सिलसिले को रोकने या फिर कम करने के लिए कोई हुकूमती कोशिश नजर नहीं आ रही। अलबत्ता इसमें इजाफा मुसलसल किया जा रहा है। ज़राए तवानाई के नरखों का बराह रास्त असर दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर पड़ता है। ऐसी सूरत में अवाम किस तरह महंगाई के जंग पर काबू पाने की हुकूमती कोशिशों पर इजहार इत्मीनान कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत पर जायद वसूली को कम किया जाए। लेकिन हुकूमत महंगाई की छुरी चलाने के बाद अवाम को महज ख्वाब दिखा रही है, जलती पर तेल का काम कर रही है। सवाल यह है कि एक माह में ₹10 का इजाफा ये महज कैसे हो गया है, जिसको तर्जुमान महज कैसे हुआ है। आलमी मंडी में गुज़श्ता एक हफ्ते से पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम हो रही है। गो के आलमी मंडी में तेल की कीमतें ज्यादा है, लेकिन गुज़श्ता एक हफ्ते से उसमें डिक्लाइन आ रहा है। अब हुकूमत कैसे अवाम को जो है वो उस पर प्रेशर बढ़ने से रोक सकती है, कैसे उसको रिलीफ फराम कर सकती है। इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीमा साहब, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल एवोल्यूशन के मैं बड़ा क्लोज विटनेस हूँ और जितने आपके एहतजाज जलसे धरने हुए, मेरा ख्याल उनमें से आधे जलसे जो हैं और एहतजाज जो हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, महंगाई पर हुआ करते थे। आज जब आपकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्स वसूल कर रही है तकरीबन ₹47.59, तो चीमा साहब ये अपने उन्हीं क्लेम्स की नफी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, टैक्स तो हुकूमत की ज़रूरत होती है और हम तारीख़ी तौर पर सबसे कम टैक्स ले रहे हैं और यही वजह है कि हम खित्ते में आज भी तेल में, पेट्रोल की कीमत में सबसे सस्ते हैं। और ना सिर्फ पेट्रोल की कीमत में, एक चीज़ और मैं आपके चैनल के हवाले से ज़रूर क्लेम कर रहा हूँ, इसको ज़रूर चेक करना। आपके बहुत सारे लोग भी सुन रहे हैं और आपके चैनल में बहुत सारे रिसर्चर बैठे हुए हैं, इकानमिस्ट बैठे हुए हैं, इकानमी से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं कि आज भी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। देखें, आपके कानों को कोई गलती न लगी हो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आज भी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। दो तरीके हैं इसको नापने के, एक ये कि अफोर्डेबिलिटी और दूसरा कि मतलब एब्सोल्यूट सस्ता होना। जो वी हैव टू लुक एट द पर कैपिटा इनकम ना सर। जी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ ना कि पर कैपिटा इनकम और चीज़ों की कीमत, इन दोनों को इकट्ठा करें, इन दोनों का अकाउंट फार करें, इन दोनों का जो आप कह लें वेटेज निकालें, इन दोनों का वेटेज निकालें तो दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क इंडिया है, उसके बाद सऊदी अरेबिया है और हम तीसरे नंबर पे हम हैं। और जो चीज़ न्यूयॉर्क में मिलती है ₹100 की, हमारे यहाँ वो मिलती है ₹26 की, ₹27 की और सऊदी अरेबिया में ₹48 की। जो आदादोशुमार आप बता रहे हैं ना सर, आपने अपने एहतजाजों के अंदर, जलसों के अंदर, धरनों के अंदर जो आदादोशुमार दिए थे, आपने कहा था जिस वक्त अवाम पर टैक्स लगता है तो समझो कि हुकूमत चोर है, हुकूमत चोरी कर रही है। और ये टैक्सेस जो हैं वो हुकूमत अवाम की जेब पर डाका डालती है असल में। और जब पेट्रोल के ऊपर खासतौर पर टैक्स लगता है तो एक कॉमनर पे टैक्स लगता है, एक आम आदमी के ऊपर। तो उस वक्त हमें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना ट्रेन कर दिया, इतना एजुकेट कर दिया है कि सवाल उठाने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है सर। मैं कह रहा हूँ कि वो सवाल भी उठाएं और सवाल का जो जवाब है वो भी ज़रूर लें। बेसिक ये है कि उस वक़्त आप कह लें कि जब हम एहतजाज करते थे उस वक़्त आप यू कैन से कि खित्ते के मुल्कों की कीमत देख लें और पाकिस्तान की देख लें। दूसरा ये कि उस वक्त कितने सेंट का तेल हम था, आप कह लें कि नवाज शरीफ साहब के दौर में कितने सेंट का तेल था। ये चीज़ सर मैं क्विकली आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, मीडियम प्राइस जो है वो पेट्रोल की प्राइस है ना सर, मेरे पास हमारी, हम कह रहे हैं, मेरे पास कुछ स्टैट्स है, मैं क्विकली आपके सामने और व्यूअर्स के सामने शेयर कर देता हूं सर। जब आपने बात की है 2012-13 की, 2014 की, तो देखिए इस वक्त जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो फी बैरल ऑयल है वो $75 है। 2012 के अंदर ये $106 पे था, 2013 के अंदर $109 पे था, 2014 में $105 पे था। यानी आज जितने का फी बैरल है वो अगर 2012 और 2013, 2014 के साथ कंपेयर किया जाए तो उस वक्त बहुत ज्यादा था। और उस वक्त पेट्रोल प्राइस इतनी नहीं थी, ये तारीखी बुलंद तरीन प्राइस है इस वक्त ₹118। अच्छा, अब एक और आसान काम कर लें। जो उस वक़्त 112 था या 106 था या 96 था, इनको आप उस वक़्त जो आपका डॉलर रेट था उससे मल्टीप्लाई कर लें तो आप रुपयों में उसकी कीमत भी निकाल लें और आज भी निकाल लें। अगर तो वो हम सस्ते हुए तो मुझे शाबाश दे देना, मेरी हुकूमत को शाबाश दे देना। अगर हम महंगे हुए तो मैं आपसे माफ़ी मांग के उठूंगा। तो प्लीज़, आपके सामने कंप्यूटर पड़ा होगा, आपके सामने कैलकुलेटर पड़ा होगा, इसको रुपयों में कन्वर्ट कर लें और आज की कीमत और उस दिन की कीमत निकाल लें। अगर हम महंगे हुए तो मैं माफ़ी मांग के उठूंगा, आवाम से भी माफ़ी मांगूंगा, आपसे भी माफ़ी मांगूंगा और मरियम नवाज की बड़कें भी सुन लूंगा।
बिलावल के जो आप कह रहे छोटे मोटे क्लेम जो वो भी मान लूंगा मैं। लेकिन अगर ये मेरी बात ठीक हुई तो फिर आप कह लें कि मरियम नवाज को कहना कि कश्मीर से वापस आके माफी मांग के वापस आ जाए। हम जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट प्राइस है, हम रुपयों में आज भी आप कह लें पीपल्स पार्टी के दौर से और नवाज शरीफ के दौर से हम हमेशा सस्ते रहे हैं, आज भी सस्ते हैं। तेल सस्ता है आज। नहीं, जब एक ये बात अगर मेरी गलत हो मैं माफी मांग के उठूंगा। जब एक ये बात अगर गलत है, मैं कॉमनर की बात कर रहा हूं ना यार, मैं कॉमनर की बात कर रहा हूं। किस बंदे को हिसाब नहीं आता? फिर वो देखें, फिर वो ये कहेगा कि हिसाब हर बंदे को आता है। मैं हिसाब की बात कर रहा हूं ना, हिसाब तो हर बंदे को आता है। दुनिया में किसी को केमिस्ट्री नहीं आती, किसी को फिजिक्स नहीं आती, किसी को बायो नहीं आती, किसी को केमिस्ट्री नहीं आती, हिसाब हर बंदे को आता है। मैं आपके इस आर्गुमेंट को बाय कर लेता हूं, बट लेट्स मेक इट सिंपल सर। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपने हमें समझाया था कि फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ती है, किरायों में इजाफा होता है, फिर अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ती हैं। और आज तो खासतौर पे वैसे ही मवेशी मंडियों के अंदर रश है, तो मुझे लगता है व्यापारियों ने रात को जब ओगरा की तजवीज़ आई 11 रुपए इजाफे की, तो उन्होंने बकरे और ये सब कुछ महंगा कर दिया होगा, बैलगाय सब। देखें, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमने जो आप कह लें कि महंगाई, जो भी तबका जिसकी इनकम थोड़ी है या खुदा न खास्ता बेरोज़गार है या घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनके लिए ये चीज़ सस्ती भी हो, हम सस्ते होने के बावजूद उनके लिए दिन गुजारना मुश्किल होता है। इसीलिए हमने 256 अरब डॉलर का 256 अरब रुपए का आप कह रहे हैं एहसास पर रखा है। तारीख में कभी नहीं हुआ था। फिर तीसरी बात यह है कि जो तबके महरूम तबकात हैं, जिनकी इनकम थोड़ी है पॉवर्टी लाइन से नीचे, इस वक्त भी 39% लोग हैं, तो वो जो लोग हैं उनके लिए 680 अरब का ठीक है, लेकिन कम कहीं पे भी नहीं है। आपके लिए बजट मोर हैं, ये बता दें कि अगर ये आटे का रेट को सस्ता रखना या गोश्त के रेट को सस्ता रखना, आप कह लें कि दूध के रेट को सस्ता रखना, ये सूबाई गवर्नमेंट का काम है। मैं अभी चीमा साहब 2014 के धरने की इमरान खान साहब की तकरीर आज मुझे इन तीनों चीजों का रेट जो है, एक मिनट तारिक एक मिनट, अच्छा, इन तीनों चीजों का जो रेट है, इन तीनों चीजों का रेट मुझे सिंध का भी बता दें और पंजाब और पेशावर का भी बता दें कि क्या है। मैं कह रहा हूं कि हमारी गवर्नेंस बेहतर है इन लोगों से जो चले गए हैं, उनसे भी, जो आज भी वहां, उनसे भी, पीपल्स पार्टी से भी, नून लीग से भी। हमने महंगाई को भी बेहतर कंट्रोल किया है और हमने गरीब को या डिप्राइव्ड तबकात को सपोर्ट किया है। देखिए चीमा साहब, महंगाई तो वो इशू है जिसको खान साहब मानते हैं, और खान साहब कहते हैं कि मुझे रात को अगर नींद नहीं आती तो सिर्फ महंगाई की वजह से नहीं आती। मैं 2014 के धरने की तकरीर खान साहब मान के 256 अरब रखा है ना, वो कहते हैं मान के ही 256 अरब रखा है ना। चीमा साहब वो कहते हैं 40% जो बिजली है वो तेल से बनती है, ये खान साहब कहते हैं। और आपको भी पता है सर, गैस तो हमारे यहाँ जो ऑफ सीजन में भी नहीं मिलती है और हमें अल्टीमेटली महंगे जराये की तरफ जाना पड़ता है, फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं। 40% खान साहब का फिगर है। उसके बाद सर बात यह है कि जिस वक्त ये मामलात होंगे कि आपकी बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होंगी पेट्रोल के ऊपर, तो फिर एक कॉमनर तो प्रेशर के अंडर आएगा ना चीमा साहब। ये कैसे जस्टिफाइबल है कि हमारे यहाँ? मैं कह रहा हूं कि कॉमनर प्रेशर में है। ये कभी नहीं हुआ कि कॉमनर प्रेशर में ना हो। ये दुनिया के हर मुल्क में कॉमनर प्रेशर में होता है, पाकिस्तान में भी कॉमनर प्रेशर में है। इशू तो कॉमनर है। 680 अरब एक और 256 अरब एक तकरीबन जो है वो 10% इजाफा हुआ है अद्वियात के अंदर। गुज़श्ता प्रोग्राम में अंदर हमने डिस्कस किया, लेकिन क्योंकि आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का, आटा चीनी दालें, हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम जरूर करेंगे। मेरा एम्फेसिस बार पेट्रोल के ऊपर है। चीमा साहब, अब ये जो पेट्रोल वाला मामला है ना सर, इसके ऊपर मैं चाहता हूं इसको कंक्लूड कर दें सर। और ये जो तनकीद हो रही है खासतौर पे मरियम नवाज साहिबा वाली, वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखना था। वो कहती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को फर्क इसलिए पड़ता कि वो तो साइकिल पे जाते हैं पीएम ऑफिस में, शायद वो टॉन्ट कर रही हैं। सार्कास्टिक वे में उन्होंने इमरान खान साहब के उन जुमलों को दोहराया कि जैसे वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरह वो भी पीएम ऑफिस साइकिल पर जाया करेंगे। और हमने 1973 की इंडिया की ऑपोजिशन, जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब जिसको लीड कर रहे थे, वो जो है एक बैलगाड़ी के ऊपर जाते हैं पार्लियामेंट हाउस तक, जिस वक्त तेल की कीमतों में सिर्फ 7 पैसे इजाफा होता है। तो हमें तो खैर वैसी ऑपोजिशन भी नसीब नहीं है। तो हाउ डू यू सी इट सर कि ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपकी तो जो है ऑप्टिक्स की हुकूमत है सर, तो अगर आपकी हुकूमत के अंदर ये कुछ होगा तो फिर तनकीद तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी आपको। देखें, मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना रिहान, इसमें जो आप कह लें ये जो मरियम नवाज साहब है, ये बड़ी बैड लक है इस मुल्क की कि ये बड़ी गैर जिम्मेदार औरत हैं। ये आप कह लें कि इनको याद ही नहीं रहता मैं बात क्या कर रही हूँ। अगर एक औरत आप कह लें तस्वीर गलत लगा देती है, क्रॉपिंग कर देती है, वो डिलीट बार उन्हें एक फिक्रें, आप रिपोर्टें 2015 की रिपोर्ट 18 में दे दी है, 18 वाली 21 में दे देती हैं। बिल्कुल मतलब आप कह लें उनकी बात को तो शायद सीरियस नहीं लेना चाहिए। बड़े खेड़ ठीक, मतलब औरतों की तरह नहीं, मर्दों की तरह भड़कें लगाती हैं। इस तरह के
के लोगों को सीरियस नहीं लेना चाहिए कि जो बंदा जिसका बाप मफरूर है, 22 मुल्क में नहीं है, मफरूर हैं, खुद वो सजा याफ्ता हैं, वो ट्रांसपेरेंसी की बातें करें, वो यहाँ पे आप कह लें कि लॉ की बातें करें, वो कानून की, आइन की बातें करें। 47 से आज़ाद हो गया। I have to take a break से मेरे सवाल का जवाब देने इस मुल्क में मैं आज़ादी से आज़ाद हो गया था। ये मैं किसी बादशाह का बेटा नहीं, किसी बादशाह का गुलाम नहीं हूँ मैं। हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस की बहुत सारी गाड़ियों को सेल किया था ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये कहते थे कि हम जनाब साइकिल के ऊपर जाया करेंगे, तो जरा उसका जवाब दे दें कि कॉमनर सुनना चाहता है, इंटरेस्टेड है उसमें। फिर आई हैव टू टेक अ ब्रेक देन सर। देखें, इसमें जो आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब आज भी अगर देखें तो जितनी सादगी से उन्होंने हुकूमत चलाई है, जिस तरह आप कह लें प्रोटोकॉल कम किए, जिस तरह आप कह लें गवर्नेंस में सादगी लेके आए, जिस तरह ऑफिस का खर्चा कम किया, इस वक्त तकरीबन कोई 40% खर्चा कम हो चुका है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, ठीक है। उनका ज़ाती खर्चा अगर देखें तो वो तो शायद मेरे और आपसे कम है, मेरे से चलो ज़्यादा ही कम होगा। आप एक तनख्वाहदार आदमी हैं, आपसे भी कम है। मैं आपको 2 लाख रुपए भी नहीं होता वज़ीर आज़म का खर्चा, तो आपकी तनख्वाह इससे तो ज़्यादा ना यार, आपकी तनख्वाह मुझे पता है ना आपकी कितनी तनख्वाह है, इससे तो ज़्यादा है आपकी तनख्वाह, ठीक है। तो वज़ीर आज़म की तनख्वाह से आप कह लें ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा सादा वज़ीर आज़म आपको कितना चाहिए भाई, ठीक है। सो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने तो सच्ची बात है जो भी बातें की थी पूरी कर दी हैं। चीमा साहब, मुझे क्योंकि बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, आई हैव टू टेक अ ब्रेक सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जमशेद इकबाल चीमा साहब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। कोई एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद तहरीक इंसाफ में तो जैसे खुशियों का सा समय है। इसका इजहार इस्लामाबाद से कराची तक पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद महमूद और चेयरमैन लैंड एक्विजिशन अब्बास ताबिश की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर साबिक मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर को मुबारकबाद दी जा रही है। कांग्रेचुलेशन जुल्फी बुखारी के नाम से एक जो है वो भी ट्विटर पर जो है वो ट्रेंड करता रहा है। इस हवाले से गुज़श्ता रात जुल्फी बुखारी के घर पर एक तकरीब भी हुई, उसमें भी उनको मुबारकबादें देने का सिलसिला जारी रहा। क्या मनाजिर देखने को मिले, सबसे पहले वो मनाजिर आपके सामने रखता है। अब एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि वो जो तहकीकात हो रही थी अब बिल्कुल खत्म हो गई, क्लोज हो गई, ग्रीन सिग्नल है एनआरओ है जुल्फी बुखारी साहब के लिए। लेकिन सवाल ये कि क्या हुकूमत के लिए वक्त जश्न मनाने का है? क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को वाकई क्लीन चिट मिल गई है? क्या वजीर आजम के दोस्तों को एनआरओ मिल गया है? सवाल तो ये भी है कि तहकीकात का दायरा कार क्या था। ज़राए के मुताबिक पंजाब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने अभी तक सियासी रहनुमाओं के किरदार के हवाले से तहकीकात तो की ही नहीं। ये मामला नैब को भेजा। वाज़ेह तौर पर डीजी एंटी करप्शन ने कहा, वो क्या कह रहे थे वो भी आपके सामने रखता है। सियासी शख्सियात जो हैं वो आपके इल्म में हैं कि एंटी करप्शन के मैंडेट में नहीं आती, इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि जो उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम नैब को भिजवाएंगे ताकि नैब उनकी इन्वेस्टिगेशन करे। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो एविडेंस है, हम वो सब के चीज़ें नैब को ट्रांसफ़र करेंगे। जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें बेनामी इन्वेस्टमेंट सामने आ रही हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो गैर ममालिक से भी आ रही हैं, यूएई से आके पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है। अब डीजी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक अजीब मंतक पेश की गई है कि सियासी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हमारा मैंडेट नहीं है और ये केसेस हम नैब को भिजवाएंगे। इस पर ऑपोजिशन की तरफ से भी तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहब ने खबर दी है कि असल में एंटी करप्शन के अंदर जब डिस्कस हुए कुछ नाम, तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि ब्यूरोक्रेसी तो आसान हदफ हो सकता है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अता तारड़ साहब ने क्या कहा, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। मीटिंग में ज़बानी कलामी जिन सियासी शख्सियात के नाम लिए गए हैं, जुल्फी बुखारी इस्टेब्लिश्ड, गुलाम सरवर खान इस्टेब्लिश्ड, सरप्राइजिंगली शेख रशीद साहब का भी नाम उसमें लिया गया। मगर मीटिंग में ये तय हुआ कि प्रेजेंटेशन को बहुत मेलो रख के और इंक्वायरी रिपोर्ट के सेलिएंट फीचर्स जो मीडिया और पब्लिक कंजम्पशन के लिए दिए जाएं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की हद तक, यानी 20वें स्केल का कोई अफसर है, कोई 18वें स्केल का अफसर है, उससे आगे ये इंक्वायरी नहीं बढ़नी चाहिए। ये मैंडेट क्लियर किया गया।
अब इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर साफी तज्जियाकार मोहसिन बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मोहसिन बेग साहब, आप बड़े रिसोर्सफुल साफी हैं, मुझे ये बताइएगा कि जब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का ये मैंडेट नहीं था, जैसे डीजी साहब ने कहा कि पॉलिटिकल लोगों को भी वो प्रॉप करें, तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे कह रही है, कैसे क्लेम कर रहे हैं और ये कैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बन रहे हैं कि ये एनआरओ मिल गया है, क्लीन चिट मिल गया है जुल्फी बुखारी साहब को, गुलाम सरवर साहब को? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली मैं काफ़ी अवेयर हूँ इस रिंग रोड से। ये कोई 20-25 साल पहले बननी चाहिए थी, लेकिन सम रीज़न नहीं बन पाई। ये जो कमिश्नर साहब को अरेस्ट किया इन्होंने, इन बेचारों ने मेरे ख्याल में रात दिन एक करके इस प्रोजेक्ट को काफ़ी हद तक आगे लेके गए। और जहाँ तक आपका सवाल था कि पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, नेचुरली दोनों जो जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर खान साहब हैं, ये बेचारे कोई यतीम खाने से तो आए नहीं हैं। इनका गांव है, इनके रिश्तेदार होंगे, और किसी के गांव से या उनके किसी रिश्तेदार के सामने से सड़क गुजर जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं। ये सदियों से वहीं रहते हैं। तो इसको हाइप क्रिएट कर दी कि उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा जो राज है वो भी खुल जाएगा। मैं इस आपके शो में क्या बताऊं? साहब, हम चाहते हैं कि आप इस स्टोरी को जरा अनफोल्ड करें कि हुआ क्या है। देखिए, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के डीजी जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि असल में हमारा तो ये प्रोगेटिव ही नहीं है, हमारा मैंडेट नहीं है कि हम पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के अगेंस्ट कोई कार्रवाई इनिशिएट करें। ये केसेस हम नैब को जरूर भिजवा सकते हैं, लेकिन यहां पर जो बनता था कि एक साबिक कमिश्नर है, एक तहसीलदार है जिनको धर लिया गया है और अब उनका जो फिजिकल रिमांड भी आज दिया गया है जिला कचहरी के अंदर। तो ये बताइए कि ये जो सेलिब्रेशंस हैं पॉलिटिकल कैंप के अंदर, वो गुलाम सरवर खान साहब हों, वो जुल्फी बुखारी साहब हों, या टू सम एक्सटेंड इसमें वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का नाम भी आया, और अता तारड़ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कहते हैं कि इन तीनों का नाम डिस्कस हुआ एंटी करप्शन के अंदर और वहाँ पर यह फैसला हुआ कि ठीक है, हम ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट तो कोई एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, इन तीनों के अगेंस्ट जो है हमारे पर जलते हैं। देखिए, अगर आप रिपोर्ट पढ़ लें, और इनिशियली जिस रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो मौजूदा कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने जब बनाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को शहजाद अकबर साहब के कहने पे भिजवाई और आजम खान साहब के कहने पे भिजवाई, तो उन्होंने इनिशियली इन दो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जो कि जुल्फी बुखारी साहब और गुलाम सरवर साहब है, इनका नाम उसमें शामिल कर दिया। बेसिकली इनका दोनों का तल्लक इसलिए नहीं बनता कि इनकी कोई जो ज़मीन है वो इन्होंने आज या कल में नहीं खरीदी, और इनके जो रिश्तेदार हैं वो सदियों से वहीं रह रहे हैं और उनको स्कैंडलाइज किया गया। इनकी ज़मीन भी नेचुरली रहते वहाँ पे, इनका गांव है, तो अगर आप रोड लेके जाएंगे तो किसी न किसी को बेनिफिट होगा। खान साहब ने जब शुरू में कहा कि बहुत बड़ा स्कैंडल फाइनेंशियली पकड़ लिया है, और फिर बाद में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि होना था, फाइनेंशियल करप्शन होनी थी। तो बेसिकली ये वही कमिश्नर साहब थे, महमूद साहब, जिन्होंने शहजाद अकबर साहब का गुज्जर खान में जो ज़मीन का तनाज़ा था उसके अगेंस्ट हकायक पर मबनी रिपोर्ट दी कि शहजाद अकबर साहब और इनके भाई ज्यादती कर रहे हैं। उसका जो रिवेंज है वो इन्होंने लिया है, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट से उसका इनिशिएटिव छीन लेंगे, तो जो शौकत तरीन साहब हैं उनकी बात आपने सुन ली कि नैब की वजह से कोई ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहा। असद उमर ने भी यही बात की कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी किसी फाइल को हाथ नहीं ले। इसी तरह ताबिश गौहर ने भी कहा कि जी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो नैब की वजह से काम नहीं कर रहे। भी काम कैसे करें? ब्यूरोक्रेट ने इनिशिएटिव लेना है, अगर आप उससे उसका इनिशिएटिव छीन लेंगे तो काम कैसे होगा? तो मोहसिन बेग साहब, आपके जराए क्या बता रहे हैं? ये कमिश्नर साहब ने अगर किया था तो ये किसके कहने पर किया था? तने तनहा तो वो ये इनिशिएटिव नहीं ले सकते, इसके पीछे कौन था? क्योंकि आज रिपोर्टेडली देखिए, आज जिस वक्त कमिश्नर साहब को पेश किया गया ना रूबरू जज के, तो उस वक्त मीडिया को कहा गया कि आप इसको कवर नहीं कर सकते। सहाफियों ने सवाल किया कि क्या ये इन कैमरा है। खैर, वो एक बंद कमरे में पेश किया गया, लेकिन आपको पता है कि सोर्सेज से खबरें बाहर तो आ जाती हैं, और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उसमें कमिश्नर साहब ने अपना दुखड़ा सुनाया है कि असल में तो ये लोग थे, गुलाम सरवर खान साहब या जुल्फी बुखारी साहब, इनसे पूछा जाना चाहिए था, मुझे गिरफ्तार कर लिया। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। ये जो अप्रूवल जो है वो बुज़दार साहब 3 मीटिंग्स अटेंड की, उसके मिनट्स मैं आपको भिजवा सकता हूँ। इसी तरह सलमान शाह साहब ने वहाँ लाहौर में भी इसको अप्रूव किया, इसके जो डिजाइन को जो रीडिजाइन किया गया जी। वो उन्होंने आके में मीटिंग्स की। खाली कमिश्नर उसका रीडिजाइन नहीं कर सकता,
और उसको चेंज नहीं कर सकता। ये सारों की अप्रूवल थी, और ये कह देना कि जी अब चीफ मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं है, भाई चीफ मिनिस्टर भी काहे का है अगर वो मीटिंग में बैठा है और उसने अप्रूवल नहीं दी। तो बेसिकली इसमें कमिश्नर साहब बेचारे का, या वो जो लैंड कलेक्टर हैं वसीम ताबिश साहब, उन बेचारों को तो कोई तल्लक ही नहीं है। और वसीम ताबिश साहब को तो कहा गया कि ये लाइन है, इस लाइन को खरीद दें जमीन को, और डिजाइन से उनका कोई तल्लक नहीं था। और डिजाइन जिन्होंने रीडिजाइन किया, मैं ये समझता हूँ बेस्ट है, वो बेस्ट डिजाइन था। आप एयरपोर्ट के अंदर से नहीं घुस सकते थे, और एयरपोर्ट के बाहर जितनी सोसाइटीज हैं आप उनमें से रिंग रोड लेके नहीं गुजर सकते। लाहौर की रिंग रोड का आपके पास है, वो आज दिन तक वो सोसाइटीज ने इजाजत नहीं दी, इसलिए आपका वो आखिरी लूप रुका हुआ है। तो ये डिजाइन, और जो फाइनल डिजाइन था संजानी इंटरचेंज का, उसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इफ्तिताह किया और बाद में स्कैंडलाइज भी कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नालायकी है कि आप एक काम होने वाला था, जब आप उसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो नेचुरली कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये यहाँ तो कह दिया जाए कि जी पैसे कमिश्नर साहब या वो लैंड कलेक्टर साहब खा गए हैं, तो फिर तो बात बनती है। अच्छा, तो वो सिर्फ अगर कमिश्नर साहब से, साबिक कमिश्नर साहब से अगर कोई रिवेंज लिया गया है किसी ने, उनको विक्टिमाइज करके, या उन्हें बताया है कि अगर आप इतनी सच्ची खरी रिपोर्टें देंगे तो आपको ये भी भुगतना पड़ सकता है, तो फिर इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब के बयानिए को ठेस नहीं पहुंचेगी? सर आप नहीं समझते कि ठेस पहुंची हुई है? जिस तरीके से ये एहतसाब कर रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है। आप जजेस की ऑब्जर्वेशन सुन लें, ये जिस तरीके से नैब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। खान साहब तो अकफुल बादशाह हैं कि जी जिसको दिल करता है अंदर करवा देते हैं अपने एक कहने के ऊपर। और वो नैब ऐसी है, जो चेयरमैन साहब नैब के हैं, जब से उनका वो खातून वाला स्कैंडल आया है, वो हर काम खान साहब के कहने पे किए जा रहे हैं। देखिए, हुक्मरान का ये मकसद नहीं कि जो चाहे वो करे, ये पार्लिमानी जमहूरियत है, इसमें बादशाही वाले अहकामात नहीं होते। नेचुरली आपने देख लिया, और अक्रॉस द बोर्ड अगर आप ब्यूरोक्रेसी से बात करें तो कमिश्नर महमूद इज अबव बोर्ड। आप उस पर करप्शन का इल्जाम तो नहीं लगा रहे, आप तो कह रहे हैं कि लूप बढ़ा दिया। आप टेक्निकल लोगों से पूछें कि आया जो इसने लूप बढ़ाया वो एंटी करप्शन के जो चेयरमैन साहब पुलिस वाले हैं, उनकी समझ से बालातर है कि ये इन्वेस्टिगेशन तो कोई प्रॉपरली किसी फर्म से करवाते जो बताता कि जी ये लूप क्यों बढ़ा, और उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। और आप देखिए जो कमिश्नर थे तीनों, उन्होंने उस रिपोर्ट में साइन नहीं किए, 7 लोगों ने साइन नहीं किए, एक बंदे की रिपोर्ट आपने मान ली जो कि एक दिन पहले आपने उसको कमिश्नर लगाया था। तो मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नेशनल प्रोजेक्ट, आप इस किस्म की हरकतें जब करेंगे, प्राइम मिनिस्टर का काम है कि वो टीवी पे आके कहे जी हमने स्कैंडल पकड़ लिया। कौन सा स्कैंडल? बहुत कम वक्त में आपने बहुत सारी बातें कर दी हैं। आई हैव टू टेक अ ब्रेक सर। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। क्विक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कोरोना डेल्टा वेरिएंट बड़ा डोमिनेटिंग वेरिएंट है, इस पर बात करेंगे। इंडिया से हमें डॉक्टर फिजिशियन ज्वाइन करेंगे, इस पर बात करेंगे, उनसे एपिडेमोलॉजिस्ट हैं कि डेल्टा वेरिएंट असल में है क्या, कितना खतरनाक है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह वफात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में भी कोरोना वबा से तकरीबन 47 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सैद प्रोफेसर डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि इस वक्त जो वेरिएंट हमारे यहाँ मौजूद है वो डेल्टा वेरिएंट 50 से 60% तेजी से फैल रहा है। अब डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है, कितना मौलिक हो सकता है, इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त न्यू दिल्ली से हमें प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया ज्वाइन कर रहे हैं, जो माहिर मुतादी अमराज है, जबकि आलमी इदारा सेहत के साथ बतौर नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर भी एसोसिएटेड हैं। डॉक्टर चंद्रकांत, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मेरा ख्याल आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस वक्त डोमिनेंट वेरिएंट दुनिया भर के अंदर इंडियन वेरिएंट है, या डेल्टा वेरिएंट जिसको कहते हैं। ये बताएगा कि डेल्टा वेरिएंट, इसकी अलामात क्या हैं और ये कितना खतरनाक साबित होता है। इसके अलावा 3 और वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताए हैं, तो कुल मिला के 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा।
अब बात आती है कि फिलहाल दुनिया के करीब 110 देशों में डेल्टा वेरिएंट पाया जाता है और एक डोमिनेंट वेरिएंट हो गया है। लेकिन हम जानते हैं कि जो 2019 के अंत में जो एंसेस्ट्रल वायरस था SARS-CoV-2, उसमें बदलाव होते रहते हैं, छोटे छोटे म्यूटेशंस होते रहते हैं, वो वायरस का नॉर्मल हिस्सा है। तो उसके बाद जो बदलाव हुए उनमें से देखा गया कि कुछ बदलाव, जो म्यूटेशन जिसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं, उन म्यूटेशंस की वजह से वायरस की प्रकृति में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि वो ज़्यादा ट्रांसमिसेबल हो सकता है या फिर वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन या इम्यून एस्केप कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो लोग पहले से बीमार हो चुके हैं और ठीक हो चुके हैं, उनको भी दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको इम्यून एस्केप कहते हैं। और अगर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की किसी को वैक्सीन लग चुकी है और उसके बाद भी वो इन्फेक्ट हो सकता है, तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। और तीसरी चीज़ जो म्यूटेशन के बाद देखी जाती है कि क्या वो गंभीर बीमारी करता है। तो 3 बातें, एक तो ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी, दूसरे ब्रेक थ्रू और इम्यून एस्केप, और तीसरी सीवियरिटी। अगर इनमें से कोई भी क्वालिटी जो नए म्यूटेशन में पाई जाती है तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, कुल मिला के 4 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। डॉक्टर साहब, अगर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे, ये जिसे आप गंभीरता कह रहे हैं या सिवियरिटी कहते हैं, तो डेल्टा वेरिएंट की जो सिवियरिटी है वो तो बहुत ज्यादा देखी है हमने सरहद पार, हमने बहुत सारे लोगों को तड़पता सिसकता देखा सड़कों पर। ये डेल्टा वेरिएंट इतना तबाहकुन कैसे साबित हुआ भारत के अंदर? क्या सिर्फ ये डेल्टा वेरिएंट ही था या फिर ब्लैक फंगस के साथ इसने मिलकर तबाही मचाई? नहीं, तो सबसे पहले भले ही इसके जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो 50 से 70% अधिक है, लेकिन देखा यह गया है कि इसकी जो सिवियरिटी है, गंभीर बीमारी की संभावना नहीं पाई गई है। ये बीमारी गंभीर नहीं करता है, बीमारी उसी तरह की होती है जो नॉर्मल वेरिएंट में होती है। बस अंतर यह है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो अल्फा वेरिएंट जो सबसे पहले इंग्लैंड में पाया गया था, उसकी तुलना में 50 से 70% अधिक ट्रांसमिट होता है। तो उससे बदलाव आता है कि जो नॉर्मल वेरिएंट अगर एक व्यक्ति को प्रभावित कर रहा था, तो डेल्टा वेरिएंट 1.7 या 2 व्यक्ति को ट्रांसमिट करेगा, तो जिससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाती है। चूंकि वो संख्या अधिक हो जाती है तो उससे गंभीर बीमारी वाले की संख्या भी अधिक हो जाती है। ठीक है, जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि जैसे यूके वेरिएंट बड़ी तेजी से, उसका स्प्रेड बहुत ज्यादा था, बड़ी तेजी से फैलता था, डेल्टा वेरिएंट उससे भी ज्यादा तेज फैल रहा है, या अफ्रीकन वेरिएंट से भी ज्यादा जो है वो तेजी से फैल रहा है। सिर्फ इसमें ये फर्क है, अदरवाइज अगर इंटेंसिटी या सेवेरिटी की बात की जाए तो इतना इंटेंस या सिवियर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सो हम फिर से मैं दोहराता हूं कि जो अल्फा वेरिएंट था, जो यूके में सबसे पहले पाया गया था, वो एंसेस्ट्रल वेरिएंट जो ओरिजिनली वुहान में मिला था, उसकी तुलना में 50% अधिक ट्रांसमिसेबल था। अब जो डेल्टा वेरिएंट है वो अल्फा वेरिएंट की तुलना में भी 50 से 70% अधिक ट्रांसमिसेबल है। अर्थात अगर नॉर्मल वेरिएंट जो ओरिजिनल था वो 1 से 2 व्यक्ति को प्रभावित करता था, तो डेल्टा वेरिएंट 1 से 4 व्यक्तियों को प्रभावित करता है। इस तरह की रफ्तार है, और उसी वजह से जो संख्या थी जिनको जिनको बीमारी हुई या जिनको इन्फेक्शन हुआ, वो संख्या अधिक रही। चूंकि उस संख्या अधिक होने पर जो अनुपात होता है जिनको गंभीर बीमारी होती है वही था, लेकिन चूंकि एब्सोल्यूट नंबर अधिक था, उसकी वजह से अधिक गंभीर लोग मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, भारत के अंदर तो बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन देखा गया, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि डेल्टा वेरिएंट ने बड़ी तबाही मचाई। तो ये फिर भारत में इतनी ज्यादा सेवेरिटी क्यों कॉज कर सका? भारत में इतनी वल्नरेबिलिटी क्यों रही? कुछ हद तक इस बात को कहा जा सकता है कि जब तक उस डेल्टा वेरिएंट को पहचाना गया, तब तक उसका ट्रांसमिशन काफी हद तक हो चुका था। और फिर एक बार वायरस, हम जानते हैं एक नोवल वायरस होता है, अगर वो फैलने लगता है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद बाकी दुनिया इसके बारे में सजग हो गई और उसको ट्रैक किया जाने लगा। तो यह एक मुख्य बात रह सकती है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अप्रैल की शुरुआत में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया था, और जब मई के महीने में उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया था। जब कंसर्न डिक्लेयर कर दिया गया तो बाकी देश सजग हो गए और वहां पर ट्रांसमिशन कम रहा। लेकिन उसके बावजूद हम जानते हैं कि दुनिया के 110 देशों में यह पहुंच चुका है। यूके में सबसे डोमिनेंट वेरिएंट है और बाकी दुनिया में भी कई देशों में उभर कर आ रहा है। इसकी ट्रांसमिशन अधिक है। जी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी डेल्टा वेरिएंट बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, तो बचाव के तरीकाकार क्या है? मतलब हम जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी है, हमें एक फ़ायदा ये है कि भारत जैसे देश की एग्जाम्पल हमारे सामने है, दीगर ममालिक अब चौकन्ने हैं, तो करने का क्या है अब इस वक्त? बचाव के तरीकाकार क्या है? हम जानते हैं कि जो SARS-CoV-2 इस वायरस का कोई भी वेरिएंट हो, उसके बचाव के वही तरीके हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। हमें मास्क पहन के रहना है, उसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, लोगों से दूरी बना के रखनी है, और हैंड वॉशिंग करनी है। तो चाहे वेरिएंट पुराना हो, नया हो, कोई और हो, इन तरीकों का पालन करना है।
इसका ट्रांसमिशन इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग कितने सजग तरीके से इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं। हम जानते हैं कि जो लॉकडाउन होता है एक तरीका है मोटा मोटा जिसमें इस तरीकों का पालन होने लगता है, अन्यथा अगर लोग अपने आप इन तरीकों का पालन करने लगे तो लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में दूसरी बात है कि बहुत जरूरी है कि जिन देशों में वैक्सीन उपलब्ध है वहां पर वैक्सीनेशन को तेज रफ्तार से बढ़ाया जाए तो उससे प्रोटेक्शन होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो वैक्सीनेशंस अल्फा, बीटा या गामा के ऊपर इफेक्टिव हैं, क्या वही डेल्टा वेरिएंट के ऊपर भी इफेक्टिव हैं या फिर हमें कोई नई वैक्सीन की खोज लगानी होगी? फिलहाल सारी दुनिया में अलग अलग वेरिएंट्स पर रिसर्च की गई है और देखा गया है कि हालांकि जो नए वेरिएंट हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ी अधिक मात्रा में एंटीबॉडी की जरूरत होती है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि फिलहाल उपलब्ध और लाइसेंस की गई वैक्सीन इन वेरिएंट्स के खिलाफ भी कारगर होती हैं। यहाँ तक कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने एक डेटा प्रेजेंट किया था, उसमें उन्होंने बताया है कि मॉडरेट टू सीवियर इलनेस जो डेल्टा वेरिएंट करता है उसके खिलाफ भी सिंगल डोज तक 71% प्रोटेक्शन देता है। तो अभी फिलहाल लाइसेंस की गई वैक्सीन प्रभावकारी हैं सारे वेरिएंट्स के खिलाफ। हालांकि थोड़ा सा असर कम हो जाता है लेकिन वो बहुत मामूली होता है, वो चिंता की बात नहीं है फिलहाल। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली मुझे बताइएगा कि मोदी सरकार के लॉकडाउन पर बड़ी तनकीद की जाती है, यहाँ हमारे यहाँ भी इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि जो हमारी स्ट्रैटेजी रही स्मार्ट लॉकडाउन की वो काफ़ी इफेक्टिव रही और दुनिया भर ने उसको अप्रिशिएट किया। तो क्या वाकई आप समझते हैं कि जो मोदी सरकार ने लॉकडाउन किया और बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहा, कॉन्टिन्यूसली रहा, मुसलसल, उससे ज़्यादा तबाही भी हुई लोगों की? 2020 का जो लॉकडाउन था उस समय सारी दुनिया वायरस को समझने की कोशिश कर रही थी तो हर देश ने लॉकडाउन लगाया, लेकिन 2021 में सेकेंड वेव में भारत में जो लॉकडाउन रहा वो राज्य स्तर पर लागू किया गया था और वेरिएबल लॉकडाउन था। उसमें हर राज्य ने निर्णय लिया और इस बात पर निर्भर करता था कि वहाँ पर किस रफ्तार से वायरस फैल रहा है और काफ़ी डायनेमिक रहा। मुझे लगता है कि इस महामारी में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो पुराना किया है उससे जो चुनौतियां हमारे सामने आई हैं उनसे सीख लें और उसके आगे कदम उठाएं। तो उस तरह से मेरी नज़र में काफ़ी सीख ली गई और वो कारगर भी रही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया हमारे साथ न्यू दिल्ली से मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है। डेल्टा वेरिएंट जो है वो यकीनन खतरनाक तो है, इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेंगे और सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो मामला कुछ बेहतर हो सकेंगे, कंट्रोल किए जा सकेंगे। ये तो था आज का 10 तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।